दिलों में तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। नमस्कार, यमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिराक गोरखपुरी एक जो है केवल अंग्रेजी के प्रोफेसर ही नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने उर्दू गजल को एक नया आयाम दिया। फिराक गोरखपुरी के बारे में बहुत ढेर सारी कहानियां प्रसिद्ध है। एक बार तो फिराक गोरखपुरी ने अपने मुंह से कहा था कि तुम जब ऐसे किसी लोगों से मिलोगे जो कहेंगे कि मैं फिराक को जानता हूँ तो तुम्हें गर्व होगा। बहरहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने शायरी में बोला था। आज मेरे साथ फिराक गोरखपुरी के बारे में बातचीत करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू संकाय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे अली अहमद फातमी साहब हैं। वो भी एक बहुत विद्वान है, लेखक है। आज मैं जो है अली अहमद फातमी सर से ढेर सारी बातें जो है फिराक गोरखपुरी के बारे में करूंगा। तो देर ना करते हुए मैं आपकी मुलाकात एक विद्वान अली अहमद फातमी साहब से कराता हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ मैं, और इस बात के लिए मजारत चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे देर हो गई आने में। अच्छा सर, आप फिराक गोरखपुरी को किस रूप में देखते हैं? एक शायर के रूप में, या एक शिक्षक के रूप में, या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी, या फिर एक विद्रोही बुद्धिजीवी के रूप में? हाँ, ये सही आप कह रहे हैं कि फिराक निरे शायर नहीं थे, बल्कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और उससे भी बड़े वो एक स्कॉलर थे और थिंकर थे। बहुत सोचते थे और गौर फिक्र के बाद वो बातें करते थे। आपने कहा स्वतंत्रता सेनानी, तो ये भी सच है कि जब वो नए नए इलाहाबाद में आए और परेशान थे, पिता के उनके देहांत हो चुका था, बेरोजगार थे, तो नेहरू ने उनको सहारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको सहारा दिया और इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी का उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी या इस तरह से कुछ बना दिया उनको, और वो दफ्तर देखने लगे। 250 रुपए वेतन थे, कुछ इतना ही यहाँ वेतन था। तो इस बीच में नेहरू गिरफ्तार हो गए, तो वो सब देखने लगे ऑफिस ऑफिस सारा। बाद में वो भी गिरफ्तार हुए, फिराक साहब भी गिरफ्तार हुए। पहले नैनी जेल में रखे गए, बाद में उनको आगरा जेल में शिफ्ट किया गया, जहां वो लगभग एक साल वो आगरा जेल में रहे। वहां कुछ उनको पुराने साथी मिल गए। कई लोग थे, इलाहाबाद के शाहिद फाखरी साहब थे, और कई एक थे, अहमद फफूंदवी एक साहब थे, आरिफ हसवी। तो वहाँ मुशायरा भी होता था उसी जेल में। जेल में भी गजलें कहीं, वो एक अलग चैप्टर है, थोड़ा सा हल्का। लेकिन सच पूछे तो वो उनकी जो सबसे बड़ी हैसियत है वो उर्दू के शायर की है, और उर्दू के आलोचक की भी हैसियत से उनकी बड़ी शख्सियत है, और उर्दू के फिलोसफर और स्कॉलर बहुत बड़े थे। हमारी खुशकिस्मती ये कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 70-71 में BA पार्ट 1 में दाखिल हुआ, तो 70 ही के आसपास उनको हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो उनको मिला था। और बड़ी धूम थी भाई उस जमाने में ज्ञानपीठ मिलना, ओहो, फिर आप साहब को मिला। तो शहर में बड़ी धूम थी और सब उनको मुबारकबाद देने जाते थे। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बंगले में जो बैंक रोड पर है, वो उसमें रहते थे। यूनिवर्सिटी का बंगला था, यूनिवर्सिटी ने उनको दे रखा, बिल्कुल रही आराम। तो मुझे याद है कि उन्होंने फिर अपने घर के आंगन में एक बड़ा जलसा किया था, जिसमें शहर के लेखकों को, प्रोफेसरों को, राइटर्स को सब जमा किया था। मैं BA पार्ट 1 का विद्यार्थी, मैंने अपने उस्ताद प्रोफेसर अकील रिजवी से कहा कि आप मुझे भी ले चलिए, मैं फिराक साहब को देखना चाहता हूँ कि चलो। तो वो मुझे एक तरह से, उनके पास एक स्कूटर था और स्कूटर में बैठा के बैंक रोड, पहली मर्तबा मैं उनके
बंगले पे गया। पहली मरतबा मैंने बैंक रोड ही देखा, उनका बंगला देखा, बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटी के क्वार्टर थे उनमें से, और पहली मरतबा वहीं मैंने फिराक साहब को देखा। चांदनी बिछी हुई थी, चादरें बिछी हुई थी, सब जितने भी शहर के मानिंद राइटर्स, पोएट्स, ड्रामे के लोग, जर्नलिस्ट, ये सब हो सकते थे, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके डिपार्टमेंट के कोलीग्स, और वो एक चौकी पर बैठे हुए तकिया वकिया लगाए और बोल रहे थे। अब तो याद नहीं कि उस वक्त क्या, क्यों इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन उनको हमने देखा। अच्छा सर, एक अंग्रेजी के प्रोफेसर जिनको ये गुमान था, यहाँ तक कि उन्होंने चैलेंज किया था कि हिंदुस्तान में केवल 2.5 लोगों को अंग्रेजी आती है, एक जो है क्या नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एक उनको खुद, और आधी अंग्रेजी जवाहरलाल नेहरू जी को। 3 दशक तक वो अंग्रेजी पढ़ाते रहे। फिर उसके अलावा उर्दू, डिफरेंट लैंग्वेज, उसके इतने बड़े शायर, इतने बड़े फनकार, गजल देखिए होता था उस वक्त अंग्रेजी का पढ़ा जाना बड़ा कॉमन था, जैसे आज हिंदी का पढ़ा जाना बहुत कॉमन है, अंग्रेजी अच्छा वो बहुत सिंपल और बहुत मामूली स्टूडेंट थे, वो बहुत कैरियरिस्ट उस तरह के नहीं थे। आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया, वो भी बहुत सेकंड क्लास में। कानपुर में जब एक कॉलेज में पढ़ाते थे तो वहीं से प्राइवेट किया एमए। तो एंझा वगैरह थे, वो फिराक साहब की काबिलियत जानते थे, तो एक तरह से लेक्चरर उनको रख लिया। तो अंग्रेजी के वो प्रोफेसर कभी नहीं हुए, ये भी बता दूं आपको। ये बात सिंपली लेक्चरर, ज्वाइन एज ए लेक्चरर एंड रिटायर्ड एज ए लेक्चरर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये बड़ी खासियत रही है कि वो बाज स्कॉलर्स को, बच्चन जी और मेघनाथ साहा और बहुत सारे लोग, ऐसे बड़े स्कॉलर को पालती थी, परवरिश करती। क्लास ले या न ले, फिराक साहब अंग्रेजियों क्लास नहीं लेते थे। कुछ लोगों ने जाके झा साहब से शिकायत किया, तो उन्होंने कहा देखिए हमने उनको क्लास देने के लिए रखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ कि हमारी यूनिवर्सिटी से उनका नाम जुड़ा रहे। अच्छा, ये रुतबा था उस जमाने में। तो अंग्रेजी के वो यकीनन प्रोफेसर थे, लेकिन उर्दू वो बचपन से जानते थे। कायस्थ घराने में उस जमाने में उर्दू बहुत कॉमन थी, पॉपुलर थी। उनके फादर मुंशी गोरखनाथ, गोरख प्रसाद या सहाय थे, इबरत तखल्लुस रखते थे और शायरी करते थे। तो शायरी उनको विरासत में मिली। उनके बाप वकील थे, शायर थे, और गोरखपुर का एक पूरा लिटरेरी माहौल था, उसमें वो पले बढ़े। तो वो अंग्रेजी के टीचर जरूर थे, प्रोफेसर, लेकिन हाँ प्रोफेसर है, हम कहते हैं प्रोफेसरों के प्रोफेसर थे बड़े, लेकिन ये कि बेसिकली वो उर्दू के शायर थे और अंग्रेजी उनका एक प्रोफेशन था, लेक्चरर थे। फिर वो कैसे चैलेंज करते थे कि केवल 2.5। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारी किंवदंतियां हैं जो मशहूर हो जाती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसे लोगों को लेके। सर अच्छा ये बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिराक साहब के पढ़ाने का अंदाज कैसा था? क्या उनके बारे में कोई ऐसा संस्करण जो आपको याद हो? देखिए मैं जब पहुंचा हूँ यूनिवर्सिटी तो रिटायर हो चुके थे, मैंने कभी उनको क्लास लेते तो नहीं देखा। हाँ, रिटायर हो चुके थे, यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहते थे, लेकिन हम कई विद्यार्थी उनके बंगले पे जाया करते थे और वो अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, आओ मियाँ आओ, बैठा लिया। उनको बस हम लोग कुछ छेड़ देते थे, कोई टॉपिक, कोई इशू, तो वो उस पर शुरू हो जाते थे। फिर मैं एमए में आया और डिपार्टमेंट आने लगे, मैं उनकी सेवा में, चाहे ये वो घंटों बैठते थे डिपार्टमेंट में और लैंग्वेज पर, लिटरेचर पर, शायरी पर बात होती थी। फिर हम लोग अपनी किताब बगल में दबा के जब उनके यहाँ जाते थे तो गौर से किताबों को देखते थे और एक जुमला कहते थे, देखो मियाँ तुमने कितना पढ़ा है इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं, तुमने कितना सोचा है। सोचना बहुत जरूरी है और फिक्र करना बहुत जरूरी है। आप 1000 पढ़े लिखे हो, मदरस हो, मास्टर हो, लेकिन आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ लिखा नहीं, सब बेकार है। इसलिए गौर, फिराक साहब की जबरदस्त क्वालिटी, वो बहुत बड़े स्कॉलर जैसे झा साहब थे या देव साहब थे,
उस तरह के वो नहीं थे, लेकिन वो बड़े क्रिएटिव किस्म के आदमी थे। बातचीत में भी वो क्रिएट कर लेते, बातचीत करते थे। एक वाकया आपको सुनाऊं कि मैंने डिपार्टमेंट में एक छोटा सा मुशायरा किया और हमारे दोस्तों ने कहा यार फिराक साहब को लाओ, तो हम गए फिराक साहब के पास। कहने भाई गाड़ी लेकर आओ तब मैं चलूंगा। अब उस जमाने में गाड़ियां कहाँ होती थी, बड़ा मुश्किल था, कहीं से इंतजाम किया और हमने भी शेरवानी पहनी, नागरा पहना, टोपी लगाई। तो जब हम उन्हें लेने गए तो उन्होंने हमें बड़ा घूर के देखा और मुस्कुराए। तो हमें थोड़ा बुरा लगा कि इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम बोले नहीं कि भैया इनको ले चलना है डिपार्टमेंट आया, मुशायरा हुआ। फिर हमको जब पहुंचाने गए तब हमने उनसे पूछा कि आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? कहने लगे भाई जो आदमी एक शेरवानी में यहाँ तक बंद हो और टोपी लगाए हो, नागरा पहने हो और शरीफ दिखाई दे रहा हो, तो समझ लो कि उसके अंदर एक कमीना आदमी छुपा बैठा हो। हम दंग। तो मनोज जी आज भी ये जुमला जब कभी शेरवानी पहनता हूँ तो फिराक साहब को जुमला याद आ जाता है। तो बड़ी अजीब और गरीब बातें किया करते थे कि आदमी हैरान रह जाए, किसी का मजाक उड़ाना है। और जैसे हम एक बार बैठे थे तो नगर महापालिका वाले आ गए और उन्होंने कहा साहब हम आए हैं, और बड़े अफसर थे, कहना हम आपके एक स्टेचू बनाना चाहते हैं किसी चौराहे पर। अरे साहब डांट के भगा दिया। वो अफसर थे, सब कार से आए थे और डांट के भगा दिया कि मेरा स्टेचू बनाओगे ताकि कौआ उस पर बीट करे। अब तो दिमाग इस पर मेरा एक सवाल था सर। कहा जाता है फिराक साहब का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था उतना ही विवादास्पद था, क्या सच है? हाँ, ये स्वभाव की कौन सी बातें? ये सही है कि वो बहुत खरी खरी बात कह जाते थे और थोड़ी सी कमजोरी ये थी कि वो सीन में बने रहना चाहते थे, अखबार में नाम आता रहे। अच्छा। कुछ कंट्रोवर्सी, हिंदी के खिलाफ बोल देंगे, कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल देंगे। बच्चन से बहुत चिढ़ते थे, बच्चनुआ कहते थे उनको। अच्छा। अभी सीधा नाम नहीं लिया तो बच्चन के खिलाफ बोल देंगे। एक हिंदी के जाने माने कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, उनके खिलाफ बोल दिया करते थे। तो वो कुछ उनकी आदत थी कुछ छेड़खानी की, शरारत की। एक तो ये बात, और दूसरे उनको जहालत पसंद नहीं थी, कोई जहालत की बात। जैसे एक बार वो एक डिक्टेट कर रहे थे कुछ और हम लिखते जा रहे थे। शाम का वक्त था, लॉन में बैठे थे हम लोग। तो एक कुर्ता धोती पहने हुए एक साहब आए, कहने लगे यदुपत जी का निवास कहाँ है? उनके छोटे भाई, वो भी अच्छा रहते थे करीब में। तो हमने कहा हाँ वहाँ वो है जो जाए। हमने कहा अभी ज्यादा गाड़ी हिंदी बोलेंगे तो डांट खा जाएंगे। अच्छा। तो हमने उनको हटाना चाहा। वो हिंदी बोलने वालों को कम पसंद करते हैं। नहीं, हिंदी बोलने वाले की बात नहीं है, वो किताबी हिंदी हो या किताबी उर्दू हो उससे चिढ़ते थे कि बोल चाल की जबान बड़ी सरल होनी चाहिए। ये जो संस्कृताइज हिंदी बोलते हो या पर्शियनाइज उर्दू बोलते हो ये गलत है। तो इसके खिलाफ बोल चाल की जबान आम बोल चाल की जबान होनी चाहिए, ये उनकी लॉजिक थी वो। तो जैसे उन साहब ने कहा अच्छा वो जहाँ प्रकाश जल रहा है वहां रहते हैं। अच्छा, प्रकाश जो है वो वाली हिंदी हो गई। आप बल्ब कह सकते थे, रोशनी कह सकते थे, जहाँ उजाला है वो कहते, इससे बिगड़ जाते थे। ऐसे उर्दू के एक शायर आए, उनको बुखार आ गया था फिराक साहब को। एक उर्दू के शायर आए, सुना आपका मिजाज खराब है, आपके दुश्मनों की तबीयत, डांट के भगा दिया। ये क्या बोल रहे हो, ये कौन सी उर्दू है? सीधे सीधे बात करो, मेरी तबीयत खराब है। तो वो असल में उनके अंदर दिखावा और बनावटीपन या नुमाइश ये सब नहीं था। बड़े खरे सच्चे सरल आदमी थे वो। अब ह्यूमन वीकनेस ये थी कि वो छेड़छाड़ करते रहते थे ताकि चर्चा में रहें। काफी हाउस में भी जाते थे तो एक दूसरे की खींचातानी, ये सब था उनका मिजाज। लोग बर्दाश्त इसलिए कर लेते थे कि भाई बड़ी शख्सियत थे और बुरा मानते भी थे, तब भी लोग नहीं रिएक्ट करते थे कि फिर। अच्छा सर, ये जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जेल गए
तो उनकी शायरी पर क्या प्रभाव पड़ा, या वहीं से शायर बने? नहीं नहीं, उनके शायरी पर असर पड़ा उनका। देखिए, गजल में जो उर्दू की साहित्य की विधा है, गजल में पॉलिटिकल एलिमेंट्स थोड़ा कम होते थे, नज्म में होते थे लेकिन गजल में नहीं होते थे। और वो वहाँ जब साल भर रहे और कैदियों से उनका सामना हुआ, तो उनकी गजल की शायरी में थोड़ा पॉलिटिकल रंग आया। और कई कई गजलें ऐसी हैं जिनके मानी कुछ फजा कुछ हसरत परवास की बातें करो, तो हम लोग उनसे पूछे कि ये हसरत परवास क्या है? कह लीजिए हमने जेल में कही थी जब आज़ादी 2 कदम पे थी, और हम कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरत परवास की बातें करो। कफस कहते हैं कैद खाने को, कैद खाने में कोई रोशनी आ रही है, इसका मतलब आज़ादी। इस तरह के पॉलिटिकल रंग लेकिन कम है। इंडियन कल्चर उनकी गजलों में, शायरी में बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कई इंटरव्यूज में, कई लेख में भी इसका एतराफ किया। थोड़ा असर अंग्रेजी की रोमांटिक पोइट्री का है, उर्दू की क्लासिकल पोइट्री का है, ज्यादा असर जो हमारी कंपोजिट कल्चर का जो ट्रेडिशन है, हिंदुस्तानी तहजीब, वो उसका असर पाओ। सर, इस पर मेरा एक सवाल भी था कि फिराक गोरखपुरी के जो भारतीय गजलों में जो है, ये प्रकृति और स्त्री सौंदर्य का जो चित्रण मिलता है, वो ज्यादा उनके इश्क और इसी सब चीजों पर ज्यादा उनके मैंने पढ़े हैं। ये उर्दू अन्य उर्दू शायरों से अलग है। अलग इसलिए है कि उन्होंने कोई ख्याली माशूक नहीं पेश किया, बल्कि हिंदुस्तानी औरत का रूप पेश किया नज़्मों में भी। और उनकी जो चौपाई है, रुबाई जिसे कहते हैं, उसमें तो बिल्कुल माँ, बहन, बेटी, बहू, इसका चित्रण किया। वास्तविक घर, चौका, आसमान, बच्चा खेल रहा है हिंडोले में, बच्चों, तो ये जो भारतीय चित्रण है, ये फिराक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। खुद गजल में भी देखिए, हर लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी जैसे राम का वनवास। अब ये सीता का हरना और राम का वनवास, ये उर्दू शायरी में पहले नहीं था। बहुत सारे शेर ऐसे हैं, दिलों में तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। अब मंदिरों में चिराग की सिमिली बनाना, ये बहुत बड़ा उर्दू शायर में, उर्दू में इससे पहले हाँ हल्का फुल्का, लेकिन फिराक ने गजलों में इंटेंशनली इसको सजाया, बनाया। इसी से फिराक की एक अलग पहचान मिलती, और ये फिराक ही कर सकते हैं। उनको हिंदी की जो भक्ति शायरी है वो बहुत पसंद थी, सूरदास, कालिदास और कबीर के दोहे। मॉडर्न पोएट्री से वो बहुत दूर रहते थे, लेकिन जो भक्ति काल की शायरी है उसको बहुत पसंद करते थे, और गुफ्तगू में, बातचीत में अपनी बात करते थे। तो उनकी जो चौपाइयाँ हैं, रूप के नाम से छपी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उनकी जो नज़में हैं, आधी रात नज़्म पढ़िए, पूरा जो बैंक रोड है उसका चित्रण है। कमल की चुटकियों में बंद है नदी का सुहाग, अब कमल, चुटकी, नदी का सुहाग, ये सब नज़्म बहुत है। ये बहुत देन है, आधी रात हो या बहुत सारी नज़में कम कहीं, उन्होंने गजलें ज्यादा कही, गजलों में भी ये रंग पाया जाता है। ये फिराक की देन है उर्दू शायरी में। इससे पहले हमारे यहाँ इतना नहीं था जितना। और गजल में देखिए, गजल जो है बहुत सॉफ्ट विधा है, बहुत नर्म, उसमें हिंदी के शब्द लगाना, सजाना, अलग अलग बहती रहती है हर इंसान की जीवन धारा। अब जीवन धारा को क्या खपाया है तो हिंदी का शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन धारा हिंदी शब्द है, गजल में समो दिया। ये फिराक का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, फिराक और उनके समकालीन शायर जैसे फैज जिगर थे, जोश और फिराक, इनमें सबसे बड़ा वैचारिक साहित्यिक कोई अंतर भी था? नहीं, देखिए, इनमें सबसे बड़ा स्कॉलर तो फिराक ही थे। जोश बड़ा शायर है, फैज भी बहुत बड़े शायर हैं,
लेकिन फिराक जीनियस थे। जिगर तो खैर औसत दर्जे के शायर हैं, जिगर ज्यादा बड़े शायर नहीं है, जोश बड़ा शायर है और फैज बड़ा शायर है, लेकिन फिराक जीनियस थे। वो बात से बात निकालते थे और सब उनकी शायरी में आता था। तो अपने कंटेम्परेरीज में जोश जो उन्हीं के बिल्कुल, फैज तो खैर छोटे थे लेकिन जोश बिल्कुल बराबर। वो डरते थे फिराक तो बहस नहीं करते, इतना बोलते थे फिराक गरज के और इतना पावरफुल बोलते थे कि उनकी सोचने की ताकत बहुत थी। उतना पढ़ते नहीं थे जितना सोचते थे वो। अच्छा सर, इलाहाबाद के माहौल ने, इलाहाबाद के साहित्यिक माहौल ने जो है वो फिराक साहब को कितना गढ़ा? फिराक ने इलाहाबाद की साहित्यिक पहचान? नहीं, इलाहाबाद देखिए, मैं बताऊं आपसे कि जब मैं नया नया साहित्य की फील्ड में दाखिल हुआ तो इलाहाबाद उस वक्त साहित्यकारों से भरा हुआ। अरे क्या कहने, जगमगा रहा था। एक तरफ फिराक साहब थे, दूसरी तरफ महादेवी भी थी, सुमित्रा पन को भी हमने देखा, अमृत राय भी थे, राम कुमार वर्मा थे, उपेंद्र नाथ अश थे, बलवंत सिंह थे। गरज की लाइन लगी हुई थी, उर्दू में भी और हिंदी में तो खैर कहने। तो महादेवी और फिराक की बहुत इज्जत। मैंने निराला को नहीं देखा, सुना निराला की भी बहुत इज्जत थी, रही होगी कि मैं उनको नहीं देख पाया। मैंने इन दोनों को जरूर देखा। इलाहाबाद शहर की आबरू थे, शान थे ये दोनों के दोनों। वो एक महिला थी और ये, लेकिन दोनों, उन्होंने हिंदी में नाम कमाया, उनको भी ज्ञानपीठ मिला और इनको भी ज्ञानपीठ मिला। तो इलाहाबाद के साहित्य को, इलाहाबाद के साहित्य ने फिराक को मुतासिर किया होना, लेकिन फिराक ने इलाहाबाद के वही बहुत मुतासिर। जहाँ जाते थे इतनी शानदार तकरीर करते थे, अच्छा निकाल के लाते थे, आदमी हशश करके रहे, लोग सुनने के लिए इंतजार करते थे और डरते भी थे, कुछ सवाल करते, क्योंकि वो मुफट थे, कमजोर किस्म का सवाल है तो डांट देते थे। अब वो लोग हैं। अच्छा सर, फिराक गोरखपुरी की कौन सी ऐसी आदत या कोई ऐसी कहानी हो जो किताबों में नहीं मिलती है? फिराक साहब एक तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी थे, ईगोइस्ट बहुत थे, अपने आप, अपने अलावा वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, ये कमजोरी, इसीलिए चिढ़ाते थे, बचनुआ फलाने, ये उनकी ह्यूमन वीकनेस थी, सिर्फ खुद ही छाए रहना चाहते थे। दूसरी ये कि वो परिवार वालों की भी इज्जत नहीं करते थे, अपने परिवार। हमने जब से उनके यहाँ आना जाना शुरू किया तो हमने उनकी पत्नी को कभी नहीं देखा। मालूम हुआ उनको छोड़ चुके हैं, वो अपने मायके जा चुकी है। उन्होंने के 2 बच्चे भी थे, लेकिन हमने उनको भी नहीं देखा। तो छोड़ के चले जाने के बावजूद वो अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहते थे। तो कुछ, अच्छा कंजूस बहुत थे, पैसा बादार, कुछ लालची भी थे, पहले पैसा लाओ, पहले शराब की बोतल लाओ। तब ये सब भी अपनी ह्यूमन वीकनेस होती है, हर एक में, बड़े बड़ों में होती है, उनमें भी थी। तो बहैसियत इंसान, अरे हमारे सामने एक नौकर था, पन्ना उनके यहाँ, उससे गिलास एक टूट गया शीशे का, 4 आने काट ली उसकी तनख्वाह। अब ये था, जो रघुपत सहाय इंसान था वो बिल्कुल अलग था, और शायद जो फिराक था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन जिस वक्त तो फिराक होते थे तो रघुपत सहाय बहुत पीछे चला जाता था। लेकिन अब इंसान में कमजोरियां भी होती ही हैं, अब थी उनमें कमजोरी, और लेकिन अगर कमजोरी को माइनस कर दें तो ही वह जीनियस पर्सन, ऐसा इंटेलिजेंट आदमी, ऐसी बेहतरीन तकरीर करने वाला और इतनी बेहतरीन शायरी करने वाला सबको मैंने नहीं देखा। अच्छा सर, आज के जो छात्र हैं, आज के जो स्टूडेंट हैं, वो जो है फिराक का नाम केवल शायर और गजलकार ये सब में जानते हैं। उनकी कोई ऐसी रचनाएं भी हैं जिसको आज के छात्रों को पढ़ना चाहिए? आप कोई रिकमेंड करेंगे? क्यों नहीं, अरे भाई देखिए, उनका वो कलेक्शन जो गुले नगमा के नाम से जिसको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला है, वो हिंदी में आ गया है। हिंदी में बहुत सारी चीजें आ गई हैं उनकी, उनका रूप जो रुबाइयों का है वो आ गया है, और उनके इंटरव्यूज का कलेक्शन भी हिंदी में आ गया है। हिंदी में फिराक की बहुत चीजें आ गई हैं। तो आप पढ़ने पे आए तो सब में
चले जाए राजकमल और ये वाणी पब्लिकेशन, आपकी चीजें हिंदी में मिलेंगी। खासतौर पर ये जो गुले नगमा जो जिस पर उनको ज्ञानपीठ मिला हिंदी में आ गया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इनकी हिंदी में आ गई। अरे सर, कहा जाता है कि जो है उन्होंने अपने जीवन में जितना मित्र बनाए उससे ज्यादा विरोधी बनाए। वो वही वो बेबाकी से वो और कभी कभी कड़वाहट से बोल जाते थे। अब आदमी मुंह पे लिहाज करता नहीं, लेकिन पीछे जो है कुछ और कहता। आप बाद लोग खिलाफ से नफरत भी करते थे, उनको बहुत बुरा भला भी कहते थे। लेकिन अब तो भाई थोड़े से आड़े तिरछे देखिए, जो फनकार होता है वो उसमें ये सब कमियां होती हैं, उसको टॉलरेट करना चाहिए। अरे हमें याद है कि इंदिरा गांधी को एक खत मुझसे लिखवाया कि फौरन मेरा स्कॉलरशिप भिजवाओ वरना मैं अभी दम तोड़ दूंगा, अभी मर जाऊंगा। और इस तरह से बात करते थे। इंदिरा गांधी क्योंकि उनके पिता के साथी में थे तो चाचा चाचा कहती थी। हमें याद है जब दिल्ली में इलाज के लिए गए थे, हम भी देखने गए थे, तो उसी वक्त इंदिरा गांधी इनको देखने आई। चाचा 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 वो सब था। ह्यूमन वीकनेसेस उनके अंदर काफी थी, लेकिन भैया वो सब पीछे चली जाती हैं, दब जाती हैं जब उनकी शायरी का जलवा होने लगे, उनकी तकरीर, उनकी जो बौद्धिकता जिसे कहते हैं दानिश्वरी, सब पीछे छूट जाता है। अच्छा सर, अगर आज फिराक जीवित होते तो वर्तमान का जो सांप्रदायिक माहौल है, भाषा है और वर्तमान के जो साहित्य है, इसको देखकर वो क्या कहते? मेरा ख्याल में जितना ज्यादा बेबाकी से वो बोलते, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, ना कोई तरह की कोई हमको ओहदा मिल जाए, लालच मिल जाए। जैसे बिल्कुल देखिए, जिंदगी भर वो आदमी यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहा, एक गाड़ी नहीं थी उसके पास। अगर उनको वहां से कटरे तक भी जाना होता तो रक्षे से जाते थे। कहीं किसी फंक्शन में बुलाया जाता था तो रक्षे से आ जाते थे, गाड़ी में। तो वो बेबाकी से सबको लथाते, किसी को बख्शते नहीं, किसी को रोकते नहीं। लेकिन अब भाई फिराक के स्टेचर का आदमी अब कहाँ है कोई? सर, कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो मंत्री सांसद कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने एक चुनाव गोरखपुर से लड़ा, वो भी जेबी कृपलानी की पार्टी प्रजा कृषक लड़ा, कांग्रेस से नहीं लड़े और जमानत जब्त हो गई। अच्छा, खासतौर पर नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में जो चाहते मिल जाता। लेकिन मगर वो उस तरह बेनियाज कलंदर आदमी, सूफी आदमी थे। अच्छा सर, एक शिक्षक शोधकर्ता के रूप में आप फिराक गोरखपुरी की सबसे बड़ी विरासत क्या मानते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इससे क्या सीखना चाहिए? फिराक साहब की सबसे बड़ी देन यह है कि उनके साहित्य में जो भारतीय संस्कृति है वो झलकती है, वो दिखाई देती है। जैसे यहाँ के तीज त्योहार, मौसम, या हमारे जो नेशनल हीरोज हैं उनके बारे में हमारी नई पीढ़ी जो है ये पश्चिमी सभ्यता की ऐसी दीवानी हो गई है कि हम अपनी भारत की सभ्यता भूलते चले जा रहे हैं। अगर वो एक बार फिराक साहब को पढ़ें, खास तौर पर उनके लेख पढ़ें, उनकी चौपाइयाँ पढ़ें, उनकी नज़में पढ़ें और देखें कि शायर अपने मुल्क, हमसे कहा एक जुमला बड़ा प्यारा कहते थे कि अपने मुल्क से प्यार करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मुल्क में रहते हो, मुल्क आपके अंदर रहता हो, वो जरूरी होता। आज हमारे नौजवान पीढ़ियों के अंदर मुल्क नहीं है, बस वो एक बाजारवाद, एक चमक दमक, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हमारी यूनिवर्सिटी में आप यकीन कीजिए मनोज जी, जब मैं नया नया लेक्चर हुआ सन 1980 में, तो पूरे यूनिवर्सिटी में एक या दो कारें थी, वरना और 2-4-6 स्कूटर रहे होंगे, वरना साइकिल से प्रोफेसर आते, रक्षे से प्रोफेसर आते, खुद हमारे विभाग थे। आज जो यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो कारों की भीड़ लगी और नया नया लेक्चरर वो किताब पहले कम बाद में लाता है, पहले गाड़ी खरीदता है। तो ये जो एक बाजारवाद आ गया है, इसने हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो पहचान है, हमारा जो पहनावा है, खान पान, सब भुला दिया है। तो ऐसे में हमें इन शायरों को पढ़ना चाहिए, इन महाकवियों को,
इन सूफियों को, संतों को, और इलाहाबाद तो सूफी संतों का शहर है, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप तरक्की न करें, अंग्रेजी न पढ़ें, आगे न बढ़ें, लेकिन जिस धरती पे आप खड़े हैं, जिस वतन में आप रह रहे हैं, उसको तो न भूलें। बिल्कुल सर, उसको तो न भूलें, उसको तो अपने सीने से लगाए रखें। अगर वतन बर्बाद भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है किसी वजह से, तो उसकी चिंता करें, उसके खिलाफ लिखें, बिल्कुल शायरी करें, बिल्कुल कम से कम नहीं कर रहे हैं शायरी तो बोलें, कहें, जो भी। लेकिन अब कोई सब नहीं, अब शायरी में भी दम दरूद नहीं है, माफ कीजिएगा, और लेखक और साहित्यकार भी उसी मार्केट कल्चर का एक हिस्सा हो गए हैं। क्या करें, वो भी इंसान समाज में रह रहे हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, बाल बच्चे हैं, लेकिन जब हम अध्यापक हुए, चुने गए, तो हमारे उस्ताद ने यही कहा था कि अब तुम टीचर हो गए हो, फकीरी की चादर ओढ़ लो, लालच में न कभी पढ़ना और न किसी विद्यार्थी को कोई नुकसान करना, सबको अपने बच्चों के। लेकिन अब ये कैरेक्टर, ये सोच अब गायब हो गई, लोग खाने कमाने में लगे हैं। अब मंदिर और मस्जिद जब पैसों की लालच में ढेर लगी हुई है, तो अब क्या कहें, डॉक्टर कमा रहा है, बिल्कुल, प्रोफेसर भी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, तो टीचर कहता है हम क्यों पीछे रहे हैं। अरे मिनिस्टर कमा रहा है, जो हुकूमत चला रहा है वो कमा रहा है। तो सबसे बड़ा बलवान अब रुपया हो गया है। तो वो जो वैल्यूज, जो मूल्य जो इन शायरों ने एस्टेब्लिश किए थे, वो कहीं गुम हो गए हैं कहीं। इसलिए फिराक की बड़ी याद आती है। 28 अगस्त को वो पैदा हुए थे, 28 इसी महीने की 28 1896 में। तो आप इसी महीने आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसे छापें, तो ये एक तरह से श्रद्धांजलि ही। सर जरूर सर। और आप भी उर्दू के चौधरी रहे हैं, उर्दू में आपकी तमाम किताबें लिखी हैं, मैं उस पर जो है एक बार फिर आपका इंटरव्यू करूंगा। और अभी आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे घर में, अच्छा लगा बहुत, और फिराक आपकी बात करना तो बहुत ही अच्छा। सर थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के चौधरी रहे अली अहमद फातमी साहब थे, जिन्होंने फिराक गोरखपुरी से संबंधित तमाम सुनी और अनसुनी बातों का जो है हमारे साथ शेयर किया। आगे में जो है, आप खुद जो है एक लेखक हैं और आपकी तमाम किताबें जो है मार्केट में हैं। मैं आपसे आपकी फिर मुलाकात करवाऊंगा। देखते रहिए, तब तक एमटी टॉक्स शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।